दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों पॉलिटी का छठा वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत सारे तथ्यों के बारे में। वैसे तो मुझे आज पूरा का पूरा संघीय कार्यपालिका के बारे में आपको बताना था, बट हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए या तो मुझे थोड़ा सा कम समय मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे राष्ट्रपति के बारे में और समस्त प्रावधानों को देखा जाएगा। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए और मंत्रिपरिषद हो गया, इसके अलावा महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए जिसे आप कैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए एकदम तैयार हो जाइए और अच्छे से आप लोग पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, इसमें जितने भी हैं, जैसे अगर आपके निर्वाचन से प्रश्न बनता है, कार्यकाल से प्रश्न बनता है, शपथ से प्रश्न बनता है, या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं नितिन सर के साथ, बस मजे के साथ लगे रहिए। देखिए दोस्तों, अगर संघीय कार्यपालिका की बात करें तो संघीय कार्यपालिका में टोटल आपको 5 चीजें पढ़नी पड़ती है। जैसे इसमें पहला दे रहा है आपके सामने राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जानना है। राष्ट्रपति के बारे में यह आपका पहला तथ्य हो गया। दूसरा है उपराष्ट्रपति के बारे में, तीसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, चौथा है महान्यायवादी के बारे में, और पांचवा है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इन सभी के बारे में आपको तथ्य याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी किससे, राष्ट्रपति से। यहां पे लिख रहा है कि संघीय कार्यपालिका के तहत वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग आते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में अभी तक आप क्या किए हैं, मैं आपको जरा पीछे याद दिलाना चाहूंगा। आपको भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जहां हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की चीजों को पढ़ा। उसके बाद भाग 2 आया जिसमें नागरिकता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार बताए गए। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसमें हम लोगों ने समानता का अधिकार पढ़ा 14 से 18 तक। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा 19, 20, 21 और 22। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23, 24 में बताए गए थे। फिर धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है वो आपके 25 से लेकर 28 तक बताए गए हैं। और लास्ट में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है, मूल अधिकार है, उनके बारे में बताया गया, वो 29 और 30 में है। फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा। इस तरह से फिर उसके बाद 33, 34 और 35 पढ़ा। इस तरह से हमारे मूल अधिकार समाप्त हो गए। ठीक है, तो मूल अधिकार वो आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखेगा अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की चर्चा किए हैं। उसके बाद 4 क आता है और 4 क अनुच्छेद 51 क शामिल होता है। 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। पहले कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य शुरुआत में नहीं थे, जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के आधार पर ऐड किया गया है। बाद में दोस्तों उसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित था, जिसमें यह बताया गया कि माता पिता को या संरक्षक को 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने अपनी बातें पढ़ लिया था। आज हम लोगों को अनुच्छेद 52 से पढ़ना है, यानी अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 से अपनी कहानी को शुरू करना, और यहीं से शुरू होता है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से आपको 3-4 अनुच्छेद याद करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 अनुच्छेद यहां से पूछा जाता तो उसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति करा भारत का जो राष्ट्रपति है ये देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, प्रथम नागरिक माना जाता है। देश का पहला नागरिक कौन माना जाता है, जो राष्ट्रपति होता है। तो यहां पे तथ्य लिखा जा रहा है आपके सामने कि देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, और देश के समस्त कार्य जितने भी कार्य किए जाते हैं, कोई संधि हो गया किसी देश के थ्रू, ठीक है, कोई जो है आप जितने भी नए नए काम करते हैं देश के नाम पर, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, न कि प्रधानमंत्री के नाम पर। तो याद रखेगा कि देश के समस्त कार्य ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी तरह का समझौता हो वो भी राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। फिर भी भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का व्यक्ति माना जाता है।
जाता है, ठीक है। नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश में जो संसद है, संसद के लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा जनता का जो है घर कहा जाता है, जनता का दल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसके तहत संसद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और जहां पर लोक सभा का नेता जो होता है वो मुख्य व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान हो गया, वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 51 क तक तो क्या शामिल है? आपके मौलिक कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद 51 में वो आपका राज्य के नीति तत्व का एकदम आखिरी पॉइंट है, ठीक है। यहां पर अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में बस एक लाइन लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर आपसे परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में से आप 3 को बाहर कर लो। 3 मतलब जल, थल और नभ, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला? मैंने बोला जल, थल और नभ। नभ मतलब वायु, ठीक है। जो राष्ट्रपति होगा इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 53 में, ठीक है। क्या कहा गया अनुच्छेद 53 में? कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का, जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। यह अनुच्छेद 53 में कहा गया। लिख रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया अनुच्छेद कहां पर? 53 में, ठीक है। आगे लिख रहा है कि शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकेगा। राष्ट्रपति के अधीनस्थ यानी राष्ट्रपति जिन जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता है ये उसके द्वारा जो है कार्य किए जाते हैं। करा देश में प्रतिरक्षा बल, जल, थल और नभ तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन है? राष्ट्रपति है। ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया। अनुच्छेद 53 के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में समझते हैं। यहां अनुच्छेद 54 आता है। 53 के बाद 54 आ गया और 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा जिनके सदस्य होंगे। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है, यह बड़ी बात है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने वाले कौन है? संसद होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब देखिए यहां पर संसद के बाद जो अगली कड़ी आती है विधानमंडल की। लेकिन विधानमंडल मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि विधानमंडल 2 चीजों से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कभी नहीं बोलोगे क्योंकि आप इसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हो। विधानमंडल में विधान परिषद भी होता है और विधानमंडल में विधानसभा भी होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है ही नहीं। अगर आप यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल का चयन करते हैं, कूट वाले प्रश्न देकर आपको कंफ्यूज करता है, तो विधानमंडल मत टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि विधानमंडल कहने का तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों, जबकि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, तो इनको जो है नहीं रखा जाता है। याद रखिएगा, विधानसभा रखिएगा, विधानसभा। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल में। जैसे हमारा संसद क्या होता है? 2 हिस्सों में बटा होता है। संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के बनता है। वैसे जो विधानमंडल होता है भी 2 हिस्सों में बटा होता है, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल विधानसभा है। ऐसे में राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद को शामिल करना यह कठिन है। क्यों? अरे गलत हो जाएगा ना। कुछ राज्यों में विधान परिषद जिसमें है वो लोग शामिल हैं, जहां पे नहीं है वो लोग नहीं शामिल है, तो ऐसा थोड़े हो सकता। समानता देनी पड़ेगी ना आपको। तो याद रखेगा, ना तो यहां विधानमंडल रहेगा, ना तो यहां विधान परिषद रहेगा, यहां क्या रहेगा? विधानसभा रहेगा, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां आप एक तरफ करोगे संसद, दूसरी तरफ करोगे विधानसभा। तो देखिए लिख रहा है कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा जो राज्य की विधानसभा है वो भी हिस्सा लेंगी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा नहीं है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे भी हैं जहां पर विधानसभा है। ऐसे में जहां जहां विधानसभा है वो वाले भी आकर के हिस्सा ले लेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 लोगों को और लोकसभा में 2 लोगों को, यानी 12 2 14 लोगों को, और राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यों में राज्यपाल को, और राज्यपाल भी इसी तरीके से अपनी जो है विधान परिषद में मनोनीत करता है कुछ लोगों को और विधानसभा में भी मनोनीत करता है, ठीक है। तो क्या वो लोग होंगे? नहीं। याद रखिए, जिनको मनोनीत कर दिया गया है ऐसे लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है। अरे यार, हमने राष्ट्रपति ने 14 लोगों को चुन लिया लोकसभा राज्यसभा मिलाकर,
और वही लोग वोटिंग करने जाएंगे तो राष्ट्रपति को ही चुनेंगे ना, वोट तो उनका राष्ट्रपति को चला जाएगा, क्यों, राष्ट्रपति ने उनको चुना था, ठीक है। इसलिए जो मनोनीत वाले व्यक्ति होते हैं वो यहां पर हिस्सा नहीं लेते हैं। इस बात को अलग से आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा तो यहीं आकर के कंफ्यूजन बनता है। तो अनुच्छेद 54 दोस्तों ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। लिख रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति नहीं है, यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है संविधान का 70वां संविधान संशोधन, यह हुआ था 1992 में, और इसके द्वारा अनुच्छेद 54 में एक संशोधन किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे जो एनसीआर दिल्ली है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, और जो पुदुचेरी है, वहां के जो संघ सदस्य होंगे विधानसभा वाले वो भी हिस्सा लेंगे, और उसको याद रखेगा, ठीक है, तो वो भी यहां शामिल किए जाएंगे। तो ऐसा आया था किसके द्वारा, 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था। अच्छा, राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि होती है, जैसे अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर जो जमानत राशि होती है वो होती ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है। इतना रुपया देकर के आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आप कोई भी चुनाव जब लड़ने जाते हैं तो वहां पर जमानत राशि आपको जमा करनी होती है। आपने कई बार सुना होगा चुनाव में फलाने व्यक्ति का जमानत जब्त हो गया, मतलब जब कोई व्यक्ति 1/6 यानी हर चीज के लिए अलग अलग होता है, वैसे यहां पर जो राष्ट्रपति की कंडीशन में वो है कि राष्ट्रपति अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत भी न प्राप्त करता है, मतलब जितने लोग वहां वोटिंग दे रहे हैं उसका 1/6 भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, पैसा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। जमानत जब्त होना मतलब वो आपके खराब प्रदर्शन को, अति खराब प्रदर्शन को दर्शाता है, तो याद रखेगा, तो वहां पर जमानत जब्त हो जाएगी। करा राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के द्वारा किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत मतलब एक एक मत सबको देना होता है यहां पर, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और गुप्त मतदान होता है, तो मतदान हमेशा गुप्त होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य, मैंने आपको कहा पहले कि जो मनोनीत हैं, जैसे अगर राज्यसभा में देखा जाए तो यहां पर कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति को जब कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो एंग्लो इंडियन है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे में वो मनोनीत कर सकता है। तो कुल 14 लोगों को राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है। तो जितने मनोनीत वाले सदस्य हैं, चाहे वो आपके कहां पर हो, संसद में हो या फिर राज्य की विधानसभाओं में हो, देखिए यहां विधानसभा दे रहा है, गलती से यहां पर विधानमंडल मत देखिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। मंडल की बात मत कहिएगा और ना ही परिषद की बात करिएगा, दोनों ही, आप दोनों तथ्यों से दूर रहिएगा, आपको विधानसभा देखना है, ठीक है। तो वहां पर याद रखेगा इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता, इन लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। चलिए राष्ट्रपति की पदावधि की बात कर लेते हैं, ठीक है। पदावधि निर्वाचन के बारे में 54 में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 56। आपको सभी अनुच्छेद रटने नहीं है, जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको केवल उतनी ही बातें याद रखनी है। तो अनुच्छेद 56 जरा याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, और कब से, जब वो अपना पद ग्रहण करता है तब से, ठीक है। जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पद पर बना रह सकता है, ऐसा अनुच्छेद 56 में बताया गया, ठीक है। इसको याद रखेगा। 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया कि वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सेनापति हो गया। 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है, कौन उसके निर्वाचन में हिस्सा लेगा, जैसे कि संसद लेती है, राज्यसभा लोकसभा लेती है और विधान सभा लेती है, ठीक है, लेकिन मनोनीत वाले सदस्य नहीं लेते हैं, उसको याद रखेगा। 56 में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में। तो उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उसका जिस दिन पदावधि शुरू होता है उसी दिन से 5 वर्ष। राष्ट्रपति निम्नांकित परिस्थितियों में 5 वर्ष से पूर्व भी मुक्त किया जा सकता है या अपने पद से हट सकता है। कब कब, जब कभी वो स्वयं त्याग पत्र दे दे, जब कभी उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जब कभी उसकी तबीयत खराब हो जाए, या खुद से वो इस्तीफा दे दे, या फिर लोकसभा राज्यसभा के द्वारा महाभियोग लगा दिया जाए। याद रखेगा, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, लेकिन जब कभी आप पढ़ते हो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया, यह गलत है। उन पर महाभियोग नहीं, उनको साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, न कि महाभियोग के आधार पर। महाभियोग भारत में सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है। एकदम याद कर लीजिए इस तथ्य को, सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है महाभियोग और किसी पर भी नहीं लगता। बाकी सबको साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, न कि महाभियोग के आधार पर। तो महाभियोग याद रखेगा, इसके द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कह रहा है 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि कोई अगला उत्तराधिकारी ना आ गया हो, कोई नया राष्ट्रपति चुनाव कर करके आ ना गया हो। ऐसा थोड़ा है कि 5 वर्ष समाप्त हो गया, कोई नया चुनाव, मान लीजिए किसी संकटवश कोई नया चुनाव नहीं हो पाया, हो सकता है उस वर्ष आपातकाल लगा हो सकता है कोई और दिक्कत परेशानी हो देश में और चुनाव ना हो पाया हो, या डिले हो रहा हो, या 1 हफ्ता 10 दिन का डिले हो गया, कुछ ऐसा व्यवधान आ गया है, तो क्या राष्ट्रपति अपना पद से हट जाएगा? नहीं, वो 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा। जब 5 वर्ष समाप्त हो जाएगा, जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, कोई नया राष्ट्रपति चुनकर आ नहीं जाता, तब तक पुराना वाला राष्ट्रपति हटेगा नहीं। तो इसको याद रखिएगा, तथ्य को, सिंपल तथ्य है, ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर। राष्ट्रपति के द्वारा किया गया त्यागपत्र। अच्छा, राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देगा उसके बारे में याद रखेंगे, ये किसको संबोधित करके त्यागपत्र देगा। जैसे अगर आपको स्कूल में छुट्टी चाहिए तो आप लिखते हो, ठीक है, कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, आप प्रधानाचार्य को संबोधित करके अपनी छुट्टी जो है मांगते हैं। उसी तरह से अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे रहा है या अपने पद से मुक्त हो रहा है तो वह किसको संबोधित करेगा? वो संबोधित करेगा उपराष्ट्रपति को। किसको करेगा? वो संबोधित करेगा उपराष्ट्रपति को। दूसरी चीज, वो मौखिक रूप से अपना पद का इस्तीफा नहीं देगा, वो इस्तीफा लिखित होना चाहिए, वो इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, वो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत संसूचित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है बताइए, लाइन क्यों यहां पे दिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष को संसूचित किया जाना चाहिए? ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि आपने पढ़ा होगा संसद का निर्माण, और संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर होता है। एक तो राज्यसभा, दूसरा आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और तीसरा आपका राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाने पर ही संसद बनता है, बिना राष्ट्रपति के संसद नहीं बनता है। और जब बिना राष्ट्रपति के संसद नहीं होगा तो संसद का लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? बिना राष्ट्रपति के कुछ नहीं कर सकता। कोई महत्व रह गया उसका? यानी अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको तुरंत संसूचित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे चुके हैं, ताकि वो अपनी लोकसभा की कार्यवाहियों को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए आगे व्यवस्था बना सके। तो अनुच्छेद 56 याद रखेगा, वो उनके इससे संबंधित है, ठीक है, इससे मतलब किससे? कार्यकाल से संबंधित था। अनुच्छेद 60 में दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया। 60 में क्या है यहां पर याद रखेंगे, शपथ के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 60 ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति क्या लेगा? शपथ लेता है। याद रखिए, अगर इस्तीफा देना है तो संबोधन किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर शपथ लेना है तो यहां पर शपथ उसको कौन दिलाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी वजह से तो वहां का सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ होगा, सबसे वृद्ध, ठीक है, सबसे पद में ऊंचा, सबसे बड़ा जो होगा वो न्यायाधीश क्या करेगा? इनको जो है शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 60 याद रखेगा, शपथ से संबंधित है, ठीक है। वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए महीना है। 5 लाख रुपए महीना ये राष्ट्रपति का मासिक वेतन है। और याद रखेगा इनका वेतन कर मुक्त होता है, उस पर कोई कर, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग मतलब अगर राष्ट्रपति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो संसद में, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदन महाभियोग के प्रस्ताव को ला सकता है। और महाभियोग जब लग जाता है, महाभियोग पूरा भी हो जाता, पूर्ण हो जाता, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन ये महाभियोग लगता कैसे है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली लाइन आप याद रखेगा कि महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है और उसकी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। प्रक्रिया क्या है तो उसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है महाभियोग के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति पर क्या लगाना होगा? आरोप लगाना होगा। ये आरोप कौन लगाएगा? या तो लोकसभा लगाएगी या तो राज्यसभा लगाएगी, ठीक है। संसद का कोई भी सदन इस पर आरोप लगा सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा। और क्या आरोप लगाना तो भी याद रखिए कि संविधान के तथ्यों का अतिक्रमण हुआ है, उल्लंघन हुआ है, ऐसा आरोप लगना चाहिए राष्ट्रपति पर। दूसरा है, ऐसा आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। तो बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को होता है कि राष्ट्रपति पर कौन सबसे पहले लगाए, राज्यसभा लगाए या
या लोकसभा लगाए, तो दोनों में से कोई भी लगा सकता है। संसद के दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर क्या लगा सकता है, ये आरोप लगा सकता है। कह रहा आरोप के लिए, अब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति खड़ा होकर आरोप लगा दे, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, लिख रहा आरोप के लिए संकल्प के रूप में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और सदन के 1/4 सदस्य, मतलब कम से कम 25% लोग राजी होने चाहिए। किसके लिए, क्या लगाने के लिए, महाभियोग स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है। यानी कि ये बताएं, ये प्रस्ताव दें कि राष्ट्रपति ने अतिक्रमण किया है, ठीक है, कम से कम 1/4 लोग, ठीक है। तो आप कंडीशन समझते जाइए, ठीक है। 1/4 सदस्यों के द्वारा यहां पर हस्ताक्षर करके क्या लगा दिया गया, आरोप लगा दिया गया, किसी भी सदन का 1/4 सदस्य, ठीक है। आगे लिख रहा है ऐसे संकल्प की संसूचना, अच्छा अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। भाई राष्ट्रपति को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या लग गया, महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। और कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी चाहिए राष्ट्रपति को, ताकि उसको अपना जो है अपने बारे में सोचने का मौका मिले। और यहां पर संसद में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति अपनी क्या करेगा, अपना जो है पक्ष भी रखेगा कि नहीं हमने सही किया गलत किया। तो लिख रहा है कि संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 का बहुमत भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25% लोगों ने साइन कर दिया और उसी पर राष्ट्रपति हट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो 25% लोगों ने प्रस्ताव लाया है उस पर कम से कम 2/3 लोगों का सहमति आवश्यक है संकल्प पारित होने के बाद। इसके बाद आरोप का अन्वेषण किया जाएगा कि आरोप सही है गलत है, दूसरे सदन द्वारा या तो स्वयं किया जाएगा और फिर उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा उस पर कराया जाएगा। मतलब यह साबित करना होगा कि हां यहां जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें सत्य हैं। अन्वेषण के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष भी रखने का मौका दिया जाएगा। भाई सब कुछ चल रहा है तो दोनों पक्ष की बात सुननी होगी ना, ठीक है, तो दिया जाएगा। करा अन्वेषण के पश्चात यदि आरोप सिद्ध हो जाए, अगर आरोप साबित हो जाते हैं कि हां ये गलती या संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है या राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, ठीक है, तो अगर यह आरोप साबित हो जाता है तो अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 लोग उस संकल्प को पारित कर देते हैं और ऐसे में राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, ठीक है। तो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया होती है, इसको याद रखेगा, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। लिख रहा जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी भी तरह के दीवानी या किसी भी तरह के फौजदारी मुकदमे नहीं किए जा सकते हैं, ना तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि पद के गरिमा की बात है, राष्ट्रपति की बात नहीं है। राष्ट्रपति हो सकता है कोई खराब कार्य किया हो, ठीक है, लेकिन या कोई कुकृत्य कर सकता है, लेकिन पद की गरिमा के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियां होती, जैसे प्रशासनिक शक्ति होती है, जैसे सैन्य शक्ति होती है, कूटनीतिक शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है और विधायिक शक्ति होती है। मैं आपको सभी शक्तियों के बारे में पढ़ाने वाला हूं, शायद इतना डिटेल में आपको यहां पे चीजें न पढ़ाई जाती, लेकिन आप हमारी आदत जानते हैं कि जब भी कोई चीज शुरू की जाती है तो उसको अंत करके ही जो है निर्णय लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा राष्ट्रपति के अधीन संविधान के अधीन राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसमें से पहली शक्ति है प्रशासनिक शक्ति, ध्यान दीजिएगा। प्रशासनिक शक्ति के अधीन राष्ट्रपति कुछ ऐसी नियुक्तियां करता है जिन्हें पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अच्छा एक सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दिया, अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार आपको है तो उस व्यक्ति को उस पद से हटाने का अधिकार भी आपको है कि नहीं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। जैसे जो विदेशों में राजदूत हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जितने कुलाधिपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्यपाल, महान्यायवादी, संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, ये सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसी भी नियुक्तियां की जाती हैं जिन्हें संसद द्वारा पारित समावेदन के आधार पर ही हटाया जाता है। सभी को ये नहीं हटा सकते, कुछ लोगों को संसद के द्वारा जो पारित समावेशन होता है उसके आधार पर हटाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति के द्वारा किया गया तो, जैसे चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, दोनों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती हैं, ठीक है, तो उनके न्यायाधीश हो गए। जो कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति हो गया, ठीक है, या फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से इन्हें इनके पद से हटा नहीं सकता है, ठीक है। इसके लिए संसद में क्या करना होगा, कोई जो है
यहां पर संसद द्वारा एक समावेदन पारित किया जाना चाहिए, तब जाकर के लोग हटेंगे। हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अन्य नियुक्तियां जैसे अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हो गए, राजभाषा आयोग हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष अधिकारी हो गए, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई जांच आयोग हो गया, इन सभी के लिए सदस्यों और मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उसका प्रशासनिक कर्तव्य बनता है कि देश में अलग अलग पदों के लिए जो संवैधानिक पद बने हुए हैं उनके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करे, ठीक है। तो ये उसका प्रशासनिक कार्य है। सैन्य कार्यों की बात करा दी हूं मैं पहले ही। अनुच्छेद 53 में आपको बता दिया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा और तीनों सेनाओं का, जल थल और नभ, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो उसको याद रखे गए, तो पहले ही बता दिया गया है। कूटनीतिक शक्ति, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्ति भी होती है। करा राष्ट्रपति अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे देशों में भारत के राजनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है, जिसे आप जो है आईएफएस के थ्रू नियुक्ति जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको नियुक्त किया जाता है। अन्य देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत में आने के लिए स्वीकृत देता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के संधियां करता है, करार करता है, समझौते करता है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये इसकी कूटनीतिक शक्ति होती है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 की चर्चा आती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान दे सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, क्षमादान की शक्ति। कर अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की शक्ति न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश के मामले में, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आएगा, दंडादेश के मामले में प्राप्त किया गया है। करा है कि जिन मामलों में संघीय विधियों का उल्लंघन के अपराध किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति 5 तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को दंड मिल गया है तो एक पल के लिए राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये फाइनल पावर जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो 5 तरह की पावर कौन सी है? एक तो है कि उनके दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है, क्षमा यानी पार्डन जिसको आप बोलते हैं। दूसरा है लघुकरण कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है राष्ट्रपति, लघुकरण, ठीक है। मान लीजिए दंड कुछ बड़ा दिया गया, दंड को छोटा कर सकता है। परिहार, ठीक है, चेंजिंग कर सकता है, दंड को बदला भी जा सकता है। विराम, उसको रोका जा सकता है। प्रतिलंबन, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास 5 तरह की पावर होती है, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। ये 5 तरह की पावर होती है जिसको अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। इस तथ्य को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं पावर है दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। हमने अभी इसके पहले क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रशासनिक शक्ति के बारे में, हमने पढ़ा सैन्य शक्तियों के बारे में, कूटनीतिक शक्तियों के बारे में, न्यायिक शक्तियों के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी मतलब नियम कानून बनाने में। लिख रहा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में दोस्तों बताया गया संसद के बारे में और कहा गया कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगा। मैं बार बार आपको बोलता आया हूं, संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगा। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए कहा गया है कि विधायी कार्यों में भी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि बिना राष्ट्रपति के संसद का निर्माण ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। वही लाइन यहां पे लिख रहा है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अर्थात भारतीय संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के सम्मिश्रण से होता है। यानी इसमें से कोई भी एक अलग हो जाएगा तो संसद का निर्माण नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति संसद के विधि निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों मान लीजिए कोई नियम कानून बन रहा है, कोई विधेयक पारित हो रहा है, वो विधेयक लोकसभा राज्यसभा के पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास ही पहुंचता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब वह बिल क्या होता है, विधेयक के रूप में परिवर्तित होता है। विधेयक नहीं आता, पहले बिल प्रस्तुत किया जाता है। जब तक वो लोकसभा राज्यसभा में टहलता रहता है तब तक वह बिल है, जब तक वो राष्ट्रपति के टेबल पर आता है तब भी वह बिल रहता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया वो बिल विधेयक में बदल जाता है। तो याद रखिए विधेयक, याद रखिए विधेयक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप कह सकते हो कि वो विधेयक अधिनियम बदल जाता है, अब अधिनियम के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो उसको भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 शायद आपको ना पता हो लेकिन यह भी राष्ट्रपति से संबंधित है। जब कभी आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा दोस्तों तो यहां पर अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 85 या इस तरह के आर्टिकल का उल्लेख नहीं किया गया होगा, लेकिन यहां पे मैं उल्लेख कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार यह कहा गया कि राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य
कार्य संसद के दोनों तरह के सत्रों का, जैसे संसद का जब सत्र आहूत किया जाता है, वो आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी संसद के सत्र को बुलाना, आहूत करना मतलब बुलाना कि आइए संसद का सत्र शुरू हो गया है, या फिर सत्रावसान करना, उसको समाप्त करना, या फिर लोकसभा का विघटन करना है, तो इन सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति ही आगे आता है। जब कभी लोकसभा का विघटन होता है, जब कभी लोकसभा का जो नेता होता है वो अपना क्या मत खो देता है, मतलब वहां पे जो उसको बहुमत मिला हुआ है, जब वो अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होता है, लेकिन उसके पहले लोकसभा का विघटन किया जाता है। ये लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति ही करता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। थोड़ी एनर्जी कम दिख रही है कि ज्यादा दिख रही, बताइए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आगे लिख रहा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जब संसद का कोई सत्र शुरू होता है, जैसे मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो ये जितने भी सत्र शुरू होते हैं उनको बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के सत्र को बुलाता कौन? आपसे प्रश्न पूछता है कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का पदेन सभापति? तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है। सत्रावसान कौन करता है? यानी सत्र को अवसान देना, छुट्टी देना, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो लोकसभा में प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के अच्छा एक बात याद रखिए, एक चीज और यहां पे बता दूं, जब कभी किसी मुद्दे को लेकर के झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में ठीक ढंग से चीजें नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108, वो आप आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 में बताया गया संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब कभी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के सहमति न बन रही होती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो उसको भी याद रखेगा, उस संयुक्त अधिवेशन को भी एक साथ संबोधित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजकर उसमें प्रत्येक को अथवा दोनों को संबोधित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमको संसद को संबोधन देना है, ठीक है, तो ऐसे में पत्र लिख करके वो संबोधन भी दे सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये अच्छा, ये संबोधन देना ये अनुच्छेद 88 और 87 के अंतर्गत बताया गया, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब करा विधायन में राष्ट्रपति का वीटो। दोस्तों ये जो राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है, ये वीटो पावर क्या होता है? राष्ट्रपति के पास कई तरह के पावर होते हैं, ठीक है, जिसमें वीटो पावर भी उसका एक पावर होता है, ठीक है। वीटो कई तरह के होते हैं, जैसे आपने जेवी वीटो का नाम सुना होगा, निलंबनकारी वीटो का नाम सुना होगा, सामान्य वीटो का नाम सुना होगा, ठीक है। तो होता क्या, मैं आपको कहानी बताता हूं, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझना होगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दे रहा है कि अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 को डायरेक्ट आप वीटो से मत कनेक्ट करिएगा, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं। लिख रहा है अनुच्छेद 11 में जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के लिए उसके टेबल पर भी जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हो सकता है उस विधेयक को पढ़ करके राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दे। जैसे अनुमति देता है वो विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, ठीक है। वो तो फाइनल आ गया, तो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। यानी वो राष्ट्रपति अपनी अनुमति भी दे सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को रोक भी सकता है, भाई ना साइन करे, रोक दे, ठीक है। या फिर यहां पे और क्या हो सकता है? लिख रहा है विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। भाई राष्ट्रपति को लग रहा है कि वहां कुछ चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, उस विधेयक में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा भी सकता है कि जाइए पुनर्विचार के लिए भेज दिया। लेकिन फिर जब दोबारा संसद से पारित हो जाता है तो दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब वो बाउंड है इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। एक बार वो लौटा सकता है, एक बार उसको पावर दिया गया लौटाने का, तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, या फिर उसको मेज पे पड़ा रहने दे, यानी उसको अपने जेब में रख ले, जिसके लिए जेबी वीटो कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया न दे तो खड़ा होकर संसद में कोई कह नहीं सकता कि राष्ट्रपति क्यों इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, ठीक है। ये उसकी पावर है, ये उसके अधिकार हैं। तो उस अधिकार के बारे में याद रखेगा। अनुच्छेद 111 जो दे रहा है ये विधेयक के पारित होने की क्रम बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इस संदर्भ में तीन तरह के पावर मिलते हैं उसके पास। एक है पूर्ण वीटो, ठीक है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेबी वीटो। पूर्ण वीटो मतलब
करना ना करना ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। निलंबनकारी वीटो में मतलब क्या होता है, नकार देता है या लौटा देता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है। जेबी वीटो में क्या कर लेता है, उसको अपने पॉकेट में रख लिया, अब उससे कोई पूछ नहीं सकता। इस तरह के जेबी वीटो का प्रयोग आपने सरदार पूर्ण सिंह का नाम सुना होगा, जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, और वो उन्होंने डाक संशोधन विधेयक आया था, उसको जेबी वीटो का प्रयोग वहां पर किया था। गलत बोला क्या मैंने, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ गलत बोला तो याद दिला दीजिएगा। करा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी कब होता है, मान लीजिए संसद का कोई भी सत्र इस समय न चल रहा हो, और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो कोई नियम कानून नहीं बन सकता। मान लीजिए देश में किसी अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ गई और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा, लोकसभा राज्यसभा छुट्टी पे चल रहे हैं, ऐसे में कौन कानून बनाएगा, तो राष्ट्रपति ऐसे में अध्यादेश जारी कर सकता है, और जब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर देता है वही अध्यादेश कानून मान लिया जाता है, तत्काल प्रभाव से कानून मान लिया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर है। लेकिन जब कभी संसद का सत्र शुरू होगा तो संसद में पहले ही हफ्ते में यह कार्यवाही रखी जाएगी कि जल्दी से वो जो अध्यादेश आया है उसको कानून बना दिया जाए, ये उसको सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर अध्यादेश जारी करने की मैक्सिमम लिमिट क्या है, यानी कब तक ये रह सकता है, तो याद रखिए 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैपिंग 6 महीने की हो सकती है। हो सकता है आज ही सत्र समाप्त हुआ और कल क्या हो गया, कोई नए कानून की जरूरत पड़ गई, तो कल के दिन अध्यादेश जारी करके नया कानून बना दिया गया। अब अधिकतम 6 महीना की गैपिंग हो सकती है। तो अध्यादेश की जो लिमिट हो गई वो कितनी हो गई, 6 महीना, और कम से कम 1 हफ्ता के अंदर उसको अपना मत लोकसभा को या राज्यसभा को दे देना, फाइनल कर देना है। जब सत्र शुरू हो जाएगा तब वहां भी 1 हफ्ता मिल गया, यानी अध्यादेश का जो मैक्सिमम समयावधि है वो 6 महीना 6 सप्ताह माना जाता है, ठीक है। उसको भी आप याद रखेगा, वहां पे 6 सप्ताह मिलता है, समय मिलता है प्रोसीज करने का, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। तो यहां पे फिलहाल आप 6 महीना भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। भारत में अध्यादेश जारी करने की प्रथा कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1861 में जब भारत शासन अधिनियम, दोस्तों आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जब उसको उसके पद से हटा दिया गया, हटाया क्या गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद आ गया था। क्यों, क्योंकि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पर गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर के अब क्या आ गया, वायसराय का पद आ गया। अब जो ब्रिटेन के महारानी थे उनके हिस्से में शासन आ जाता है भारत का। उसके बाद 1861 का अधिनियम आया था जिसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई थी। वहीं से मैच करता है अनुच्छेद 123, ठीक है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा भी करता है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, वो हम आपातकाल में पढ़ेंगे। अभी मैं जनरली आपको बता दे रहा हूं, अनुच्छेद 352 है। 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, पूरे देश में आपातकाल लग गया, या तो संपूर्ण देश में या आंशिक रूप से, जैसे चाहे वैसे लगा सकता है, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। अनुच्छेद 356 में जब कभी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है किसी राज्य का तो वहां पे आपातकाल लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात करता है, ठीक है। याद रखिए 3 तरह के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360। ये राष्ट्रपति जो है आपातकाल भी लगा सकता है, तो आपातकाल की शक्तियां भी इसके पास हैं। आपातकाल के बारे में स्पेशली भाग 18 में पढ़ा जाएगा, ठीक है, आपातकाल के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका उपराष्ट्रपति है, तो अभी मैं यहाँ पे चैप्टर रोकता हूँ। आज जो है अगली क्लास के लिए थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गया, इस वजह से अगली क्लास में दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, महान न्यायवादी के बारे में और कैग के बारे में, ये पूरी की पूरी टॉपिक आपको एक साथ पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।